आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट। 3CB 3CD फॉर्म आप इनकम टैक्स पोर्टल से ऑफलाइन यूटिलिटी जावा यूटिलिटी डाउनलोड करके आप किस तरह से फाइल करते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हम। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट क्या होती है। टैक्स ऑडिट नॉर्मली एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे डेटा होते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको ऑडिट करता है कि आपने जीएसटी पूरी तरह से जो भी डिटेल्स है वो आपने जीएसटीआर 1 के हिसाब से मैच की है, नहीं की है, जीएसटीआर 3B में आपने पेमेंट किया है, आपने सर लोन की इंस्टॉलमेंट सही तरह से पेमेंट की है, जिस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था वो डिडक्ट आपने किया है कि नहीं किया है, डेप्रिसिएशन का रेट जो था उसके हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ये सब जो भी नॉर्म्स है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये चेक करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब कुछ चेक करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट देते हैं जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मली दो तरीके के लोगों के लिए फाइल होती है। अब सर पहले तो बात करते हैं कि आप इनकम टैक्स पोर्टल से टैक्स ऑडिट जो भी यूटिलिटी है उसको आप इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूं कि यह किन किन पर्संस के लिए कौन कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको यहां पर डाउनलोड के सेक्शन में जाना है। डाउनलोड के सेक्शन में आप इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। यहां पर आपको मिलेगा सर कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर्म 3CA 3CD और 3CB 3CD। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि 3CA किसके लिए है और 3CB किसके लिए। 3CD तो दोनों के लिए है। अब बात करते हैं 3CA 3CD ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन केस where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law or statement of particular required to be furnished under section 44AB। section 3CA जो फाइल होता है वो होता है सर कंपनी के लिए, यानी कि कंपनी की सर स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। तो जिसकी भी कंपनी ऑडिट के अंदर कंपनी एक्ट के थ्रू ऑडिट होती है या फिर किसी अदर एक्ट में अगर उनकी ऑडिट हो रही होती है तो उनको 3CA फॉर्म फाइल करना होता है। और 3CB का मतलब होता है कि उनको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही ऑडिट फाइल करनी है, उसके लिए 3CB फाइल होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्संस की, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर एक पार्टनरशिप फर्म है। इन दोनों के लिए जो यूज होता है वो होता है सर 3CB 3CD, क्योंकि इनके लिए सिर्फ इनकम टैक्स ऑडिट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट ही इनके लिए एप्लीकेबल्स होता है। कंपनीज एक्ट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए इनकी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होती है। तो इनके लिए सिर्फ एक सिंपल 3CB 3CD फॉर्म यहां पर अप्लाई होगा। तो 3CB 3CD फॉर्म आपको यहां पर डाउनलोड करना है। तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। ऑफलाइन यूटिलिटी जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉल होगी और इंस्टॉल होने के बाद आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड इंटरफेस आपको यहां पर नजर आएगा। ये है सर डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर्म्स। यहां पर वर्जन ITD E-filing DU 1.3.2 ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल सर आप यूटिलिटी को डाउनलोड करोगे आपको इस फॉर्म में शो होगी। इसके बाद आपको यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर 3CA 3CD है, वो हमने देख लिया कि 3CA 3CD इसके लिए एप्लीकेबल है, तो हमारे लिए एप्लीकेबल है 3CB 3CD, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल्स की यहां पर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने वाले हैं। तो यहां पर हमें सर फाइल नाउ के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। फाइल नाउ के ऑप्शंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। ये जो ऑप्शन है ये बताता है कि सर प्री फिल्ड डेटा, प्री फिल्ड फॉर्म यानी प्री फिल्ड डेटा ये क्या होता है सर। अब यहां पर सर आपका जो नेम होता है, जो आपका एड्रेस होता है, आपका क्या बिजनेस है, ये सब कुछ जो भी आपने आपके पेन नंबर के आधार पर वो यहां पर ऑटो फिल हो जाता है। तो यहां पर हमें सर करना इंपोर्ट प्रीफाइल डेटा। अगर आपने प्रीफाइल डेटा को इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इंपोर्ट डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो यहां वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको आपका पेन नंबर एंटर करना है। यहां पर हम हमारा पेन नंबर एंटर कर रहे हैं। हमें किसी के साथ में इस पेन नंबर को शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सो यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को रिमूव ना करें। ये हमारा पर्सनल सेल्फ पेन है, तो EGKPS 6994D ये है सर पेन नंबर। यहां पर आपको सेक्शन ओरिजिनल रिटर्न है सर, ओरिजिनल रिटर्न। असेसमेंट ईयर कौन सा है सर 24-25। यहां पर आपको प्रोसीड क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड करोगे आपको फिर से आपका पेन नंबर एंटर करना है। तो हम यहां पर पेन नंबर एंटर कर लेते हैं सर।
इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहां पर आपका पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। जैसे ही आपने इनकम टैक्स फॉर्म किया सर, यहां पर हमें फाइल फॉर्म पे जाना है। जैसे फाइल फॉर्म का यहां पर आपको स्टार्ट करना है। आप सब लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप स्टार्टेड करेंगे आपको यहां पर दो फॉर्म दिख जाएंगे। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है 3CB। तो यहां पर हमें प्रोवाइड डिटेल्स के ऑप्शंस पर जाना है। अब यहां पर सर 3CB में सबसे पहला जो ऑप्शन से ये आता है सर आई, यानी कि मैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इंडिविजुअल आई एग्जामाइन बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 एंड द सेलेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सर, हमारे लिए ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम, अब सर ये आपसे कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023, यानी कि हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ऑडिट रिपोर्ट यहां पर फाइल कर रहे हैं। तो यहां पर हमें जाना है सर 2023 और अप्रैल चूज करना है और फर्स्ट डेट चूज करनी है। और यहां पर हमें 31 मार्च की डेट चूज करनी है, 31 मार्च 2024। नेम आपका आ जाएगा इंडिया, यहां पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस सर आपका यहां पे आ जाएगा, जो भी आपका है वो आप एंटर कर लीजिएगा। इसके बाद आई सर्टिफाइड दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हेड ऑफिस एट, यहां पर आपकी जो भी हेड ऑफिस है उसका एड्रेस इंटर करना है। तो हम इंटर कर लेते हैं सर इंदौर। और हमारी कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं है। अगर आपकी कोई और ब्रांचेज हैं तो कितनी ब्रांचेज है वो आप यहाँ पे काउंट करें। हमारी सर कोई भी ब्रांच नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 0 करते हैं। अब यहां पर सर आई रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कमेंट्स डिस्क्रिपेंसी इनकंसिस्टेंसी नॉट एप्लीकेबल इफ एनी। यहां पर आपको क्या लिखना है? यहां पर आप जो कुछ भी, जैसे ऑडिटर्स जो होता है वो ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है उसके हिसाब से वो अपने कमेंट देता है। तो यहां पर हम वो कमेंट यहां पर अप्लाई करेंगे। जब भी आप किसी की ऑडिट रिपोर्ट फाइल करें सबसे पहले आप देख लें प्रीवियस में उन्होंने क्या एग्जामिन किया हुआ है। तो हम यहां पर उनको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पूरी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई है। दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स की वो मैनेजमेंट की है। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अवर ऑडिट। यहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सर हमने ऑडिट किया, इसके हिसाब से हम ओपिनियन यहां पर दे रहे हैं। तो इस तरह का यहां पर आपको स्टेटमेंट यहां पर लिखना है। सब्जेक्ट्स टू अबव, आई हैव मेंटेन, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहां पर सर इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द, अब यहां पर आपको लिखना है सर आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसमें प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो हमें यहां पर लिखना है सर, सेलेक्ट करना है प्रॉफिट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है। अब यहां पर सर आपके अकाउंटेंट की डिटेल्स आती है। अकाउंटेंट की डिटेल्स का मतलब जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ऑडिट कर रहा है उसकी डिटेल्स यहां पर आती है। यहां पर आपका नेम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा और कंट्री ये सब कुछ आ जाएगा, पोस्ट, ये उनका पूरा एड्रेस और डेट ऑफ साइनिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है और इंदौर से, यानी जो भी आपका प्लेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डेट एंटर कर लेते हैं सर 26 और अब सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मेंबरशिप नंबर एंटर करना है। हम यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 डिजिट का एक मेंबरशिप नंबर होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे, बाकी जो भी डिटेल्स आपको एंटर करनी है वो आप करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो 3CB जो फॉर्म होता है ये तो एक नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें सिर्फ एक छोटी सी डिटेल आपको वहां पर देनी है, कमेंट आपको वहां पर जरूर देना है। अब बात करते हैं फ्रॉम 3CD। अब सर 3CD के अंदर टोटल 44 क्लोजेज है, लेकिन 44 क्लोजेज एवरी पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एक एक क्लोज को हम यहां पर डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन सा क्लोज किस किस पर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं क्लोज 1 से क्लोज 8। क्लोज 1 से क्लोज 8 पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले सर आपका नेम यहां पर आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका ये सब कुछ डिटेल्स आ जाएगी। वेदर द एसएससी इज लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इफ please furnish the registration number or GST number of any other identification number allotted for the same। That means कि सर अगर आपकी टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, इसका मतलब है कि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से इंक्रीज हो चुका है, तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो आपको यहां पर सर करना है यस, और जैसे ही आप यस करेंगे यहां पर आपको जीएसटी की 8 डिटेल्स देनी है। यहां पर जीएसटी में जाना है और जीएसटी की यहां पर डिटेल देनी है। जैसे हम डाल देते हैं 23
ये सर डमी हम डाल रहे हैं हम। ठीक है, लेगा तो ठीक है। सेलेक्ट आपको डालना है सर, कौन सा स्टेट है आपका, तो वो स्टेट आपके स्टेट कोड के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं, आप ऐड डिटेल के ऑप्शंस पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको एंटर करना है। इसके बाद नीचे आना आपको स्टेटस पे, स्टेटस पे लिखना है सर आप कौन है, तो आप सर इंडिविजुअल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। प्रीवियस ईयर फॉर्म और प्रीवियस ईयर 2 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 24 असेसमेंट ईयर आपका यहां पर आ जाएगा। इंडिकेट द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44 AB अंडर विच ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, यानी कि सर अब आपको वहां पर वो क्लॉज देखने हैं जिसमें ऑडिट आपकी कंडक्ट हो रही है। तो आपको ऐड डिटेल्स पे जाना है और यहां पर आपको ऑप्शन चूज करना है कि किस पर्पज से आप ये ऑडिट करवा रहे हो। तो क्लोज 44 AB ए आपको चूज करना है। टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस एक्शन स्पेसिफाइड लिमिट, इस ऑप्शंस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद वेदर द एसएससी हैज ऑप्टेड टू टेक्स अंडर सेक्शन 115 BA, यहाँ पर आपको यहाँ पे नो कर देना है एंड इसके बाद आपको सेव कर देना है। तो क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 8 तक आपने यहाँ पर उनको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं सर क्लॉज 9 to 17। क्लॉज 9 के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इफ अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम्स ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सर यहां पर हमने क्या किया सर, पर्सन्स के अंदर हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था। अगर यहां पर पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट करते हैं और पार्टनरशिप फर्म की अगर आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो यहां पर एवरी पार्टनर्स की आपको डिटेल्स देनी है और एवरी पार्टनर्स का परसेंटेज रेशो आपको देखना है कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आपको यहां पर एंटर करना है फर्स्ट वाले पॉइंट में। इसके बाद बी वाला पॉइंट कहता है कि सर अगर आपने प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हुए हैं, किसी पार्टनर्स को अगर आपने इन किया हुआ है, किसी पार्टनर को अगर आपने आउट किया हुआ है, तो वो डिटेल्स आपको बी वाले कॉलम में एंटर करना है। तो ये जो 9 वाला जो क्लोज है, ये क्लोज सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए है, चाहे वो LLP हो गया, चाहे वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो गई। तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को अभी कुछ भी नहीं करते हैं। अगर कुछ क्लोज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो डायरेक्टली आप उसको सेव कर दीजिएगा, वो आपके यहाँ पर कंप्लीटेड हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर क्लोज 10 में। नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहां पर आपको आपके जो बिजनेस है उसका प्रोफेशन, बिजनेस का नेम डालना है और किस टाइप का बिजनेस है उसकी आपको डिटेल देनी है। तो यहां पर हम ऐड डिटेल के ऑप्शंस पर जाएंगे और सेक्टर में सेलेक्ट करेंगे सर मैन्युफैक्चरिंग है हमारा फॉर एग्जांपल, तो हम यहां पर लिख लेते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग या। और मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या है सर, मैन्युफैक्चरिंग तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड पार्ट्स, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग है, ये वाला कोड हमने यहाँ पर एंटर कर रहा है। देयर इज एनी चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन द पर्टिकुलर सच चेंज। सर आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपके बिजनेस में कोई भी चेंज करना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका बिजनेस कोई और था, इस ईयर आपका बिजनेस कोई और है, अगर ऐसा कुछ है तो इस ऑप्शन को यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। सर हमारे केसेस में नो है, जो प्रीवियस ईयर जो बिजनेस था वो इस साल का बिजनेस है, इसलिए हम उसके कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसको आपको यहां पर कर लेना है सर सेव। इसके बाद हमें जाना है सर क्लोज नंबर 11 पे। वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44 AA, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। अब यहां पर जो हम बात करते हैं, ये बात करते हैं कि सर आपने जो बुक्स देखी है, आपने जिन जिन बुक्स की ऑडिट की है वो कौन कौन सी बुक्स हैं उसकी डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। तो यहां पर हम जाते हैं ऐड डिटेल्स के यस के ऑप्शंस पर जाते हैं और ऐड डिटेल के ऑप्शंस पर जाते हैं। यहां पे लिखेंगे जैसे हमने क्या देखा सर, उनका सेल्स रजिस्टर देखा, ठीक है, तो यहां पर हमें सेल्स रजिस्टर देखा। इसके बाद क्या देखा सर हमने, ऐड डिटेल्स पे जाएंगे, जैसे हमने परचेज रजिस्टर देखा सर, परचेज रजिस्टर देखा। इसके बाद सर हमने क्या देखा सर, हमने कैश बुक देखी। तो यहां पर आपने जितनी भी बुक्स देखते हैं, जैसे हमने कैश बुक देखी, हमने जनरल वाउचर देखा, हमने बैंक बुक देखी, ये सब जो भी आपने यहां पर एग्जामिन किया होगा उसमें वो आपको यहां पर टाइप करना। तो यहां पर जितने भी बुक्स आपने यहां पर देखी हुई सभी की लिस्ट आपको यहां पर देनी है।
सेकंड ऑप्शन बताता है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। सर आपने ये जो भी ऊपर की जो बुक्स देखी हुई है वो कौन से एड्रेस पर है अभी, यानी कि आपको जो बुक्स लिख रहे हैं ये कौन से एड्रेस पे लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको एड्रेस वाइज डिटेल्स देनी है। जैसे हम देख रहे हैं सर सेल्स रजिस्टर, ठीक है, ये हमने देखी सर सेल्स रजिस्टर, ठीक है, सेल्स रजिस्टर बुक देखा। कंट्री क्या है सर हमारा, इंडिया है। एड्रेस क्या है सर, हम इंदौर में ही है इसलिए हम इंदौर, पैन कार्ड पिन कोड नंबर आप इंटर कर लीजिएगा, और टाउन सिटी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और आप ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको डिटेल्स देनी है, यानी कि जो भी बुक्स आपने लिखी हुई है उनके सामने आपको एड्रेस टाइप कर देना है। थर्ड का ऑप्शन में सर आपको यहाँ पर सेम टू सेम वही बुक्स लिखनी है जो आपने ऊपर लिखी हुई है। सेल्स रजिस्टर जितनी भी बुक्स आपने यहाँ पर लिखी हुई है वो सभी बुक्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो ये वाला जो क्लोज है, 11th वाला जो क्लोज है, ये बताता है कि सर आपने जो भी बुक्स एग्जामिन की है, एग्जामिन का मतलब आपने नोटिस की है, देखी है, वो कौन कौन सी बुक्स आपने चेक की है, वो बुक्स की डिटेल्स आप यहाँ पर दीजिए। तो जितनी भी बुक्स की डिटेल है वो आप यहाँ पर इजीली तरीके से दे सकते हैं और इसके बाद आप इसको सेव कर लेना है। इसके बाद सर हम चलते हैं सर क्लोज नंबर 12 पे। क्लोज नंबर 12 कहता है सर वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन्स असेबल प्रेजेंटम बेसिस इंडिकेट द अमाउंट ऑफ रिलेवेंट सेक्शन 44 एडी एडी ए 40 ई। यानी कि सर यहां पर अगर आप जो बात करें, जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बता रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन 44 एडी के हिसाब से प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, आंसर इज नो। तो यहां पर हमें कर देना है सर नो। इसके बाद हमें कर लेना है सर सेव। क्लॉज 13 और 14 की तरफ मूव करते हैं। क्लॉज 13 क्या बोलता है सर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर। सर आप कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हम सर मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं, एक्यूरल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं, केस बेसिस हम यूज नहीं करते हैं। Whether there has been any changes in the method of accounting employed, vice versa the method employed in the immediately preceding previous year। सर प्रीवियस ईयर में आपने जो भी मेथड यूज किया था उसमें आपने कोई भी चेंजेस किए हैं क्या, आंसर इज नो। हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं इसलिए हम इस ऑप्शन को यहां पर नो करेंगे। इफ आंसर्स टू बी above is affirmative detail any changes, अगर ये ऑप्शन यस में है तो आप वो डिटेल प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। Whether any adjustment is required to be made profit and loss complying the provision of income company disclosed standard notified under section 1452A। सर अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपने कोई भी चेंजेस किए इसके हिसाब से आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई भी फर्क पड़ा है क्या, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऐसा कुछ हुआ है क्या, आंसर इज नो। सर हमारे केसेस में नहीं हुआ है इसलिए हम इस ऑप्शन को अभी नो कर देते हैं। अब यहां पर ऑप्शन आता है सर डिस्क्लोज एज पर आईसीडीएस। यहां पर आपको जो भी आईसीडीएस है वो आपको यहां पर एंटर करने हैं। तो यहां पर हम ऐड डिटेल के ऑप्शंस पर जाएंगे, जो भी आपके आईसीडीएस है वो आपको यहां पे एंटर करने हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं सर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये यहाँ पर यूज करती है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है सर, डिस्क्लोजर लिखना है। तो हमारे पास में सर ये डिस्क्लोजर है जो प्रीवियस ईयर की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट थी फाइल की हुई थी, इसके हिसाब से हम सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप भी सर इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्क्लोज लिखना है, इसके बाद आपको ऐड कर देना है। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने यहाँ पे कर दिया, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर ऐड डिटेल्स पे जाना है और टाइप करना है सर ICH वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो यहां पर हमें सेलेक्ट करना है सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ये वाला सेकंड ऑप्शन सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, और इसका डिस्क्लोज हमने लिखना है यहाँ पर इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल व्हिच एवर इज लोअर। तो यहां पर हमें ये वाला इंटर करना है। तो इस तरह से आपके जितने भी आईसीडीएस है वो इंटर करने हैं। जैसे यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है, टैंजिबल फिक्स एसेट है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, बोरोइंग कॉस्ट है, प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स है, ये जितने भी प्रोविजन आईसीडीएस है वो आपको वहां पर एंटर करने हैं और फिर इनके यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिस्क्लोजर लिखना है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए तो अब हमें यहाँ पर कर देते हैं सर इसको ऐड। अब चलते हैं सर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर। सर आपने क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या लिया हुआ है, तो यहां पर हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया हुआ लॉर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रेट। आप जो भी ले रहे हैं वो आपको चूज कर देना है। इन केस डेविएशन फ्रॉम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 41 डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस पर। सर अगर आप यहाँ पर आपके वैल्यूएशन में अगर कोई भी चेंजेस करने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई इफेक्ट आया है क्या, आंसर इज नो, हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। इसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे सर इसको सेव। तो 13 और 14 नंबर का क्लोज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।
अब हम मूव करते हैं सर क्लोज नंबर 15। क्लोज नंबर 15 कहता है गिव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर आपके पास में कोई ऐसी एसेट थी जिसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। जैसे यहां पर गोल्ड के केसेस में हो सकता है कि गोल्ड एज ए आपके पास में एसेट्स है और आप जब इसको स्टॉक में कन्वर्ट करके अगर आप इसको सेल करते हैं तो यहां पर वो डिटेल्स आपको यहां पर देनी है। गिव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ द एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपने जो भी एसेट्स थे इसको स्टॉक इन ट्रेड में अगर आपने कन्वर्ट किया है तो वो डिटेल्स आप यहां पे दीजिएगा। हमारे पास में नहीं है इसलिए हम इस ऑप्शन को सेव कर लेते हैं। अब हम मूव करते हैं सर क्लोज नंबर 16। अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सर आपने जो भी पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट जो आपने बनाई है और पीएनएल के अंदर आपने जो भी इनकम लिखी हुई है उस इनकम में ऐसे कौन सी इनकम अभी तक ऐड नहीं हुई है वो आपको यहां पर डिटेल देनी है। अब यहां पर सर हमने तो जो इनकम्स, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया। ऐसी कोई भी इनकम हमने यहां पर नहीं छोड़ी है जो हमें अलग से कहीं पे भी शो करने की जरूरत पड़े। इसलिए यहां पर ये कुछ सब जो भी ऑप्शंस है वो सभी ऑप्शंस आपके लिए इनएक्टिव होंगे। यानी कि वो अगर आपके पास में ऐसे कोई केसेस हैं कि ऐसी कोई इनकम है जो आपने पीएनएल में शो नहीं की है लेकिन आप यहां पर शो करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आइटम फॉलोइंग विद द स्कोप ऑफ सेक्शन 28 एस्केलेशन क्लेम एनी अदर आइटम ऑफ इनकम और कैपिटल रिसिप्ट एनी। अब सर यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट, अगर आपकी कोई भी कैपिटल रिसिप्ट आती है, अब कैपिटल रिसिप्ट को आप पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि जब भी हम रिसिप्ट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस टाइप की आपने रिसीव की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एलआईसी में इन्वेस्ट किया था, अब एलआईसी का सर अमाउंट मैच्योरिटी होने के बाद हमारे अकाउंट्स में आया, अब वो हमारी इनकम नहीं है, वो मैच्योरिटी है, वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो और आपने उसको कैपिटलाइज किया, कहां पे ले गए आप इसको कैपिटल में लेके गए, तो वो इनकम यानी कि वो जो रिसिप्ट है ना वो रिसिप्ट आपको यहां पे शो करनी है, कैपिटल रिसिप्ट इफ एनी। तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एलआईसी की है, एलआईसी और अमाउंट कितना, फॉर एग्जांपल 55,000, ये जो अमाउंट है ये हमारा एलआईसी का अमाउंट आया था और हमें इसको हमने कैपिटलाइज किया था। अब आपको यहां पर ऐड के ऑप्शंस पर जाना, आपको सेव करना है। ठीक है सर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं सर क्लोज नंबर 17। क्लोज नंबर 17 क्या कहता है, where any land or building or both transferred during the previous year for consideration less than value adapted assessable authority in state government report section 43CA 50C furnished। यहां पर ये बात कर रहे हैं कि सर आपके पास में ऐसी कोई लैंड या बिल्डिंग या दोनों थे और वो आपने अगर किसी को सेल की और जो भी आपकी स्टैम्प वैल्यू थी उसके कम प्राइस में आपने किसी को सेल की, ऐसी कोई अगर ऐसी एसेट है तो वो आपको 17 नंबर क्लॉज में आपको इंटर करनी है। तो हमने इस साल में सर कोई भी ऐसी एसेट सेल ही नहीं की है। पहली बात तो ये आती है कि सेल की है या नहीं की है, तो हमने कोई भी ऐसी एसेट्स यहां पर सेल नहीं की है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए इन एप्लीकेबल होगा, इसलिए हम डायरेक्टली उसको यहां पर हम सेव कर लेंगे। तो यहां पर सर हमारे 19 to 17 के जो जितने भी क्लोजेस थे वो क्लोजेस हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि सर देखो टैक्स ऑडिट इतना इजी है कि सब लोग इतना बता रहे हैं कि सर बहुत हार्ड है, ये है टैक्स ऑडिट तो सिर्फ सीए फाइल करता है, ऐसा कुछ भी है, लेकिन अब ये जो आने वाले जो क्लोजेज हैं वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें सर ध्यान से समझना है क्लोज नंबर 18 से लेके क्लोज नंबर 44, ये तो जो क्लोजेस थे ये बेसिक क्लोजेस थे जिसको हमने यहाँ पर डिटेल में कवर किया। अब लेकिन अब आने वाले क्लोजेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक छोटी छोटी चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए चलते हैं आगे। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। हमारा कोर्स है सर कम्बो कोर्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट कोर्स है वो है सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, बेसिक्स टू एडवांस, जो सिर्फ आपको 4499 रुपीज में मिल रहा है, जिसके अंदर टोटल 9 मॉड्यूल्स है, जिसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम उसका एक्सेस है। इसके अंदर टोटल से 9 मॉड्यूल्स कवर होते हैं, जिसके अंदर आप बेसिक अकाउंटिंग, टेली प्राइम, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, पार्टनरशिप कंपनी अकाउंटिंग, जीएसटी इन टेली प्राइम, इनकम टैक्स ITR 1 से ITR 6, TDS, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस अकाउंटिंग, सर्विस बिजनेस अकाउंटिंग, कंपोजिशन, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इनकम, GSTR 1, 2B, टेली प्राइम,
GSTR 3B, CMP 08 फॉर्म, GSTR 4 फाइलिंग, GSTR 9, GSTR 9C, यानी कि सर पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। अगर आप ये एक कोर्स परचेज कर लेते हैं तो इसके बाद आपको लाइफ में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के रिलेटेड आपको कोई भी दूसरा कोर्स परचेस करने की नीड नहीं होगी। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ह्यूज कंटेंट, लगभग 350 से ज्यादा वीडियोस हैं और 300 प्लस आवर्स के कोर्स कंटेंट है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है। प्रैक्टिकल बेक सपोर्ट आपको मिलता है, डाउट सेशन है, फुली डाउनलोडेबल नोट्स हैं और कोर्स कंप्लीशन ISO सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर हमारे साइट पर जाएंगे, www.ksracademy की साइट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको कॉम्बो कोर्स में जाना है। कॉम्बो कोर्स में आपको टैक्स कंसल्टेंट कोर्स चूज करना है। तो डेमो वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको बेसिक टू फ्रेशर, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक अनरजिस्टर्ड डीलर, टेली प्राइम, इसके बाद सर एडवांस में अगर आप एडवांस अकाउंटिंग, प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट टोटल 22 लेक्चर्स, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट टोटल 35 लेक्चर्स, कंपनी की बैलेंस शीट, रेगुलर डीलर, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है सर। कंपोजिट डीलर की हमने अलग से आपको बताया हुआ है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये सब आपके सेक्शन है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पर आप किस तरह से रिटर्न फाइल करते हैं, TDS विद रिटर्न, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये पूरा डिटेल कोर्स है। आप इसको चूज कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप इसको लेने जाएंगे तो 4499 है। इसकी फीस है सर 10 अक्टूबर से 7000 रुपीज होने वाली है। अगर आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इनरोल नाउ के ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको गेट दिस कोर्स का ऑप्शंस दिखेगा, यहां से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट में। क्लोज 8 पर हम 18 पर जाना है। क्लोज 18 कहता है particular of depreciation allowable as per Income Tax Act 1961 in respect of each assets and block of asset in case may be in the following forms। अब यहां पर सर आपने जो भी डेप्रिसिएशन का जो चार्ट बनाया होगा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय, वो डेप्रिसिएशन का चार्ट आपको यहां पर एंटर करना है। जितनी भी डेप्रिसिएशन आप जो भी जितनी एसेट्स हैं, जितने रेट हैं, कितना ओपनिंग वैल्यू था, कितना डिफरेंस हुआ, डेप्रिसिएशन डिडक्ट हुआ और नेट अमाउंट कितना है। तो जैसे एक इंटर करते हैं फिर से। फॉर एग्जांपल हमारे पास में मेथड कौन सा है सर, इनकम टैक्स एक्ट के लिए WDV मेथड है। एसेट्स बिल्डिंग कितना है सर, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर बिल्डिंग 10% है। ओपनिंग WDV कितनी थी सर, 50 लाख रुपीज इसकी ओपनिंग WDV थी सर। एडजस्टमेंट मेड टू रिटर्न डाउन वैल्यू इन एप्लीकेबल सेक्शन, यहाँ पर हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट मोड रिटर्न डाउन वैल्यू इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर। अगर आपने कोई भी एसेट्स न्यू परचेज की है विद इन ईयर तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। परचेज वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड अदर एडजस्टमेंट अगर आपके कुछ भी है तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन रेट लगने के बाद सर 45 लाख का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है सर, एक जितनी भी डेप्रिसिएशन की आपके एसेट है वो सभी एसेट्स आपको 18 नंबर क्लोज में आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ये 18 नंबर का जो क्लोज है वो कौन सा क्लोज है सर, डेप्रिसिएशन का क्लोज है। तो यहाँ पर अब आपको कर लेना है सेव। क्लोज नंबर 19 में जाना है, अमाउंट एडमिजिबल अंडर सेक्शन। अब यहाँ पर सर देना है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है 3AC में अगर कुछ अमाउंट एडमिजिबल डिडक्शंस के रिलेटेड कुछ है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हमारे केसेस में सर नहीं है इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। क्लोज 20 में जाना है, एनी सम पेड टू द एम्प्लॉय और बोनस और कमीशन सर्विस रेंडर विद सच अमाउंट अदरवाइज पेबल प्रॉफिट एंड टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। यानी कि अगर आपने एम्प्लॉयज को बोनस और कमीशन के अलावा अगर आपने ऐसा कुछ भी अमाउंट पे किया हुआ है और पेबल है तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो हमारे केसेस में कुछ नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इंटर नहीं करते हैं। क्लोज नंबर 81 क्या कहता है सर, Please furnish the details amount debited to profit and loss account being nature of capital personal advertisement expenditure। अब यहां पर आपने जो भी P&L में जितनी भी एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए हुए हैं उसमें से ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं जो आपके कैपिटल नेचर के हो, पर्सनल नेचर के हो, जिसमें एडवर्टाइजमेंट के हैं, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं किए जाते हैं, वो एक्सपेंसेस अगर आपके यहाँ पर हैं तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपका कोई है जो आपने P&L में डेबिट कर रखा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट फाइंड किया हुआ है उसमें ये ऐड है तो वो आपको ऐड करना है। पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट है, क्लोज बिंग इंटरेस्ट फीस, सब्सक्रिप्शन, ये जितने भी अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हैं ये अगर आपके केसेस में है तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद सर यहाँ पे है तो अमाउंट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 44A 40 सबसेक्शन ए के थ्रू
कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एडमिजिबल नहीं होते, जो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किए जाते। अगर वो एक्सपेंसेस कौन कौन से होते वो भी अगर आपको जानना है तो आप हमारा इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं, या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स परचेस करेंगे जिसमें आपके ये सभी मॉड्यूल्स वहां पर कवर हो जाएंगे। वहां पर हमने सब कुछ डिटेल में कवर किया हुआ। तो यहां पर हमारे लिए सर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम यहां पर सेव के ऑप्शंस पर जाते हैं। यहां पर आपको नो टाइप कर देना है, जहां जहां पर ऑप्शंस बता रहा है वहां पर आपको नो टाइप कर देना है। सो यहां पर आपको यस कर देना है ताकि वही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चल अब बात करते हैं सर क्लोज 22। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। अब सर यहां पर अगर आपने ऐसा कोई भी इंटरेस्ट पे किया हुआ है जो सेक्शन 23 के अंदर एडमिजिबल नहीं है, यानी कि ये अलाउड नहीं है, वो अगर ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट का अमाउंट है तो वो आपको यहां पे एंटर करना। हमारे केसेस में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं सर, सेव कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर क्लोज 23। Particulars of payment made to person specified under section 40A clause B subsection 2। अब यहां पर जो बताते हैं सर, ये बताते हैं कि ऐसे कुछ पेमेंट आपने किए हुए हैं जो इसमें फॉल करते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप वहां पर देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से पर्सन फॉल करते हैं। तो यहां पर अगर इन पर्सन को अगर आपने पेमेंट किया होगा तो वो डिटेल्स आपको यहां पर देनी है। हमारे केसेस में ऐसे कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको यहां पर नो कर देते हैं। क्लोज नंबर 24 यहां पर बताते हैं सर, अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 23 AC। अगर इसमें सेक्शन में अगर कोई भी ऐसा है जिसमें आपको मानना पड़ेगा कि प्रॉफिट है तो वो आप यहां पे कीजिए। हमारी केसेस में नहीं है, बहुत से रेयर केसेस में ये नहीं होता है। अब मूव करते हैं सर क्लोज नंबर 25। Any amount of profit chargeable to tax under section 40 और computation thereof। Any amount of profit chargeable to tax under section 41। अगर 41 के अंदर अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट चार्जेबल किया हुआ है तो वो एड डिटेल्स में आपको जाना है, नेम ऑफ पर्संस, अमाउंट ऑफ इनकम, और यहाँ पर आपको ये सेक्शन इंटर करना है कि सेक्शन के थ्रू आपने कोई भी प्रॉफिट है ये जो चार्ज किया हुआ। तो हमारे केसेस में नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नो कर देते हैं। क्लॉज नंबर 26 ये भी सर यही बता, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर टू क्लोज ABCDEFG ऑफ सेक्शन 43B। सेक्शन 43B को आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। तो ये वाला जो 26 क्लोज है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे लिए सर अभी यहाँ पर वेदर सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स कस्टम ड्यूटी अदर इंटरेस्ट इंपोर्ट पास थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आंसर इज नो। ठीक है सर, चलिए तो ये हमारा अब बात करते हैं क्लोज नंबर 27। Amount of central value-added tax credit, input tax credit unutilized during the previous year, treatment profit and loss account treatment of outstanding central। अब यहाँ पर ये जो बात करते हैं ये बात करते हैं टैक्स की। तो हमारे यहाँ पर सर टैक्स हमने कोई भी P&L में इस तरह से न डेबिट किया है न क्रेडिट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को नो कर देंगे। तो क्लोज 18 to 27 हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। जो जो सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है क्लोजेस वो आप वहां पर इंटर कर दीजिएगा। अब हम मूव करते हैं क्लोज नंबर 28 जो क्लोज है ये कहता है, वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एसएससी हैज रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी बीइंग शेयर ऑफ कंपनी नॉट बीइंग कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसी कोई भी एसेट्स हमने यहाँ पर परचेज नहीं की है, नहीं हमने कोई ऐसी एसेट्स प्रॉपर्टी रिसीव की हुई है। तो यहाँ पर आपको करना है सर सेव। क्लोज नंबर 29 कहता है, whether during the previous year SSC received any consideration issue of share which exceeding the fair market value of share in affording section। तो यहां पर भी सर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी हम यहां पर नो कर देते हैं सर। ठीक है, क्लोज 30 कहता है सर, डिटेल्स ऑफ अमाउंट बोरोड और हुंडई और एनी अमाउंट ड्यू देयरऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट द अमाउंट बोरोड रिपेड अदरवाइज देन थ्रू द अकाउंट पे चेक। अब यहां पर सर अगर आपने कुछ भी ऐसा पेमेंट किया हुआ है बोरोड और हुंडई या एनी अमाउंट देयरऑन, तो वो आपको यहां पे इंटर करना है। हमारे केसेस में सर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको यहां पर नो कर देते हैं। सेक्शन 31 क्या कहता है, particular of each loan or deposit in amount exceeding the limit specified section 269 SS taken accepted during the previous year। अब यहां पर सर अगर आपने किसी भी पर्सन से लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने लिया हुआ है जो
20,000 रुपीज से ज्यादा, तो वो एक्सीडेंट लिमिट है 20 से 269 एसएस में। तो यहाँ पर आपको एड डिटेल्स देनी है, लेंडर ऑफ डिपॉजिटर्स, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं सर करण, और उसका एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पे। परमानेंट अकाउंट नंबर ये है सर, कितना लिया हमने सर 50,000 रुपीज लिया हुआ है। और वेदर लोन और डिपॉजिट सेक्रेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस सर प्रीवियस ईयर भी था ये। मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग द अकाउंट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सर इस पर्सन से ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना अमाउंट मैक्सिमम पेबल था, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि सर 15,54,570 रुपया जो तक मैक्सिमम पेबल था। वेदर द लोन और डिपॉजिट वर टेकन एक्सेप्टेड बाय द चेक और बैंक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू द बैंक, यहाँ पर यस हमने सर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से उनसे पैसा लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऐड के ऑप्शंस पर जाना है। तो ये एक डिटेल्स आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अगर ऐसे आपके जितने भी आपने लोन्स लिए हुए हैं वो लोन्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर इस तरह से देनी है। पर्टिकुलर ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम इन अकाउंट एक्सीडेंट लिमिट इज टेकन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यही है सर यहाँ पर। और बाकी जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, इसके बाद आप उसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्लोज नंबर 32, डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इन द फॉलोइंग मैनर टू द एक्सटेंट अवेलेबल। अब सर ये जो क्लोज है 32 ये बताता है कि सर अगर आपके कोई लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को अगर आपको करना है ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का कोई लॉसेस है, इस ईयर में आपने कोई एडजस्ट किए या फिर आप लाए हो, तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो हमारे केसेस में सर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं सेव। सेव करने से पहले इस ऑप्शन को हम कर देते हैं नो, यानी कि नॉट एप्लीकेबल है सर हमारे लिए। हमारे लिए सभी क्या है सर, नोट एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे सेव। अब हम मूव करेंगे सर क्लोज नंबर 33 से 34। 33 क्लोज बोलता है सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शन इफ एनी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6A चैप्टर 3। सर यहाँ पर अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आपने कोई भी यहाँ पर अगर आपने डिडक्शंस लिए हुए हैं, वो डिडक्शंस आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पर हम एड डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा सर 80C में सर हमने 1 लाख रुपीज का डिडक्शंस लिया हुआ है। ये अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइन्स के थ्रू अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है तो ये वाला जो क्लोज है ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइन्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये क्लोज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओल्ड न्यू टैक्स रिजाइन्स में ये डिडक्शंस वहां पर आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर है तो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। क्लोज नंबर 34, क्लोज नंबर 34 कहता है कि सर वेदर द एसेस इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स फॉर द प्रोविजन सेक्शन 6 फर्निश। अब यहाँ पर सर बात करता है कि अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत थी, रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, वो यहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अगर आपको यहाँ थी तो वो डिटेल्स आप दे दीजिए, टैक्स कलेक्शन नंबर आपका आ जाएगा, किस सेक्शन में आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, और वो अमाउंट पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। हमारे केसेस में अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को अभी नो कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके केसेस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर सर हमें भी नो कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर क्लोज 35। ये क्या होता है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गिव क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ ग्रुप ट्रेड। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 35 है ना, ये बताता है क्वांटिटेटिव डिटेल्स। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 भी अगर आप फाइल करेंगे तो वहां पर भी आपका एक शेड्यूल आएगा क्वांटिटेटिव डिटेल्स का, जिसमें आपके पास में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है ना उसके डिटेल्स आपसे ये मांगते हैं। हम नॉर्मली सर कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है तो हम यहाँ पर भी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। 36A क्लोज बोलता है whether the SSC has received any amount in the nature of dividend refer to sub clause। अगर आपने कोई भी डिविडेंड रिसीव किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना, हमने कुछ भी नहीं किया है इसलिए हम इसको नो करके सेव कर लेते हैं। क्लोज 37 कहता है where any cost audit has been carried out, क्या आपके लिए कोई कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। अगर आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो फिर आप यस कर सकते हैं। सेक्शन 38 कहता है सर वेयर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, इसमें भी अगर आपका कोई ऑडिट है, आंसर इज नो, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। क्लोज 39 whether any audit was conducted under section 72A finance act 19 related to valuation of taxable service as per reported identified the auditors, answer is not applicable, यहां पर आपको सेव कर लेना है। क्लोज 40 पे जाना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये क्या है सर, ध्यान से समझना। डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की अगर ये बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करते हैं।
अब आपको यहां पर आपकी जो भी सेल्स है, टर्नओवर है, ग्रॉस प्रॉफिट की आपको डिटेल देनी है। टोटल टर्नओवर ऑफ द एसएससी प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर आपका टोटल टर्नओवर कितना था, तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल सर 1.5 करोड़ का हमारा टर्नओवर था। प्रीसीडिंग और प्रीवियस ईयर में सर 1,20,00,000 का हमारा प्रीवियस ईयर टर्नओवर था। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना सर 25 लाख का सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, और प्रीवियस ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था सर 22, ये हमारा प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट था। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना था सर 6,78,000, ये सर हमारा नेट प्रॉफिट था, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, और ये हमारा सर यहां पर अगर हम बात कर लें तो ये हमारा नेट प्रॉफिट था। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड आपके पास में स्टॉक कितना है, तो सर हमारे पास में अभी जो स्टॉक है वो इतना है 47 लाख, और प्रीवियस ईयर का जो था वो ये इतना था। और मटेरियल कंज्यूम आपने जो भी किया होगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर अभी 0 कर लेते हैं। आप यहाँ पर आप अपना जो भी मटेरियल कंज्यूम वो आप पीएनएल को देखते हुए आप इजीली कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कर लेना है सर सेव। क्लोज नंबर 41 में जाना है। प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ डिमांड रेस रिफंड इश्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपके ऊपर कोई भी डिमांड रेस हुई थी या फिर आपके पास कोई रिफंड आया था, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। हमारे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोज 42, एसएससी रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट फॉर्म 16A, 16AB, 16B। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, हाँ, तो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, 43 क्लोज, whether the SSC और parent entity internally report entity is liable to furnish audit report। यहाँ पर अगर कुछ भी इस तरह अदर कोई ऑडिट रिपोर्ट है तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद सर आता है क्लोज 14, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंटिटीज रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। अब यहाँ पर ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, लेकिन नॉर्मली कोई भी चार्टर्ड अकाउंट एंटर नहीं करता है, इसलिए हम इसको भी सेव कर लेते हैं। तो सर ये सर हमारी हो गई टोटल 44 क्लोजेस। तो क्लोज 1 से लेके क्लोजेस 44 तक हमने यहाँ पर डिटेल में देखे। जो भी और अगर डिटेल्स रिक्वायरमेंट है तो हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स आप परचेज कर लीजिए। वहां पर हमने डिटेल में टैक्स ऑडिट को बताया। 7 to 8 आवर्स का यहाँ पर टैक्स ऑडिट के लेक्चर्स है। पूरे सेक्शन को डिटेल्स में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जितने क्लोजेज हैं उस क्लोजेज में 269 एसएस में क्या है, टीडीएस किसको डिडक्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ हमने वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। अकाउंटेंट डिटेल्स में जाना है। यहाँ पर आपको अकाउंटेंट की डिटेल्स देनी है। जो भी आपके अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देके आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है और सेव करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो सभी डिटेल्स आपके यहाँ पर आ जाएगी। अब हम लास्ट पे जाते हैं और यहाँ पर आपके पास में इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाता है। अगर आपकी प्रॉफिट ऑडिट रिपोर्ट अगर प्रॉपर तरीके से फाइल है, आपने जो भी डिटेल्स दी है वो सही है, तो फिर आप यहाँ पर डाउनलोड जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और वहां पर आप क्या करेंगे सर, अपलोड कर देंगे। तो आप इस तरह से 3CD रिपोर्ट आप फाइल करते हैं। 3CD रिपोर्ट दैट मींस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर है। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट कीजिएगा और आपको जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप खुद का अकाउंटिंग फर्म ओपन करना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट फर्म ओपन करना चाहते हैं, तो आप हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं जो सबसे मिनिमम प्राइस में आपको अभी मिल रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि और भी प्रोफेशनल से वीडियो के देखें तो आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के रिलेटेड कंटेंट आपको हम इस चैनल पर देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के वीडियोस को आप देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।